अब मैं चाहता हूं आप हमारे अगले सेगमेंट की ओर बढ़ें, क्योंकि धान की खेती में काफी समस्याएं दिन प्रतिदिन विगत आती जा रही है। और सबसे बड़ी समस्या है जो कि पानी की है। पानी एक ऐसी जो है चीज है, एलिमेंट है, जो कि आने वाले समय में हो सकता है विश्व युद्ध भी इस पे किया जा सकता है। और धान एक ऐसी फसल है जो कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए पूरी करने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए हम धान गेहूं को कभी छोड़ नहीं सकते। तो धान की पैदावार, धान की फसल कम पानी में भी किस तरह से किसान भाई ले सकते हैं, इस विषय पे जरा सा मार्गदर्शन करें। हाँ, देखिए, सभी किसान भाई को ये जरूर करना चाहिए। जो भी किसान भाई धान की खेती करते हैं या कोई भी खेती करते हैं, एक तो आपका खेत जो है लेवल होना चाहिए। अगर आप लेजर लैंड लेवलर से अपने खेत को लेवल करा सकते हैं तो ये आपके लिए 25 से 30% पानी की बचत इससे सीधे हो जाती है धान धान फसल में। तो ये एक बहुत बड़ा बचत है देश के लिए भी और आपके लिए भी, कि पानी की बहुत बड़ी बचत होती है। इस जब लेवलर से आप लेवल कराते हैं तो आपके पूरे खेत में समान रूप से पानी लगता है और बहुत कम पानी में आपका जो है खेत में पूरे खेत में सिंचाई हो जाए। जब बराबर रूप से आपके खेत में पानी लगता है तो आपके खेत में एक साथ कल्ले, ज्यादा मात्रा में कल्ले निकलते हैं और आपका उत्पादन इससे बढ़ता है। हमने कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार ने सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज जनपदों में लगभग 50,000 हेक्टेयर में लेजर लैंड लेवलर से जमीन को लेवल करवा करके और वहां पर धान की सीधी बुआई कराया है। और इससे किसानों ने हमको ये बताया कि हमारा जो लागत है पानी के ऊपर वो 25 से 30% कम हो जाता है और हमारा उत्पादन बढ़ गया। किसानों का ये कहना था कि हमारा उत्पादन बढ़ गया इसलिए कि सब पूरे खेत में समान रूप से पानी लगने से कहीं फसल बर्बाद नहीं हुई और कहीं फसल जो है ऐसा नहीं हुआ कि कल्ले बराबर से ना आए हो। एक साथ कल्ले निकलने से सारे कल्लों में बालियां आती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हमको लेजर लैंड लेवलर से खेत को लेवल कराना चाहिए। तो इससे पानी की आपको बचत होगी। दूसरा, धान की सीधी बुआई करने पर देखिए, रोपाई में पूरे धान के फसल में जितना पानी लगता है उसका लगभग 40% पानी रोपाई करने में ही लग जाता है। तो उसको किसान भाई को रोपाई न करके अगर सीधी बुआई करते हैं तो इस पानी की बचत की जा सकती है। और ये जरूरी नहीं कि धान के खेत में हमेशा पानी खड़ा रखा जाए, इससे इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन के द्वारा लॉस होता है। तो अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग मेथड का जो है धान में, उसको किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए। और साथ ही खरपतवारों का, चूंकि खरपतवार हमारी फसल से 4 से 5 गुना पानी ज्यादा यूज करते हैं, तो उनको भी हमारे खेत में नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम जो है खेती में पानी की बचत कर सकते हैं। और इस चीज को ध्यान रखते कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो हमको दिया है पर ड्रॉप फॉर क्रॉप का जो सिद्धांत दिया है, उसको अगर हमें पालन करना है तो इन चीजों का खास तौर से हमें ध्यान रखना होगा और पानी का हमको बचत करते हुए अपने धान की खेती करनी होगी। लेजर लैंड लेवलर जो एक मशीन है, कंप्यूटराइज मशीन है, ये आपके खेत को जो है बराबर करने में बहुत ही अहम रोल रखती है। और इसके एक बार अगर आप प्रयोग करते हैं तो मैं समझता हूँ कि 5 से 6 साल तक आपका खेत जो है अच्छी तरीके से लेवल रहता है और समान रूप से आपके धान गेहूं में पानी लगता है। तो धान में भी बचत होती है और गेहूं में भी बचत होती है। 1 एकड़ में मुश्किल से 3 घंटे लेजर लैंड लेवलर, अगर बहुत ऊंचा नीचा नहीं है, उसमें समय लगता है लेजर लैंड लेवलर का, जिससे मुश्किल से 3,000 रुपया खर्च होता है। तो किसान भाई इसको प्रयोग कर सकते हैं और इससे आपको काफी हद तक पानी की बचत हो। जी सिद्धार्थ जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसको पूरा करने के लिए हमें जरूरी है कि जो नवीनतम तकनीकियां हैं, जिसके विषय पे आप जो आज चर्चा कर रहे हैं, जो यंत्र हैं, जैसे लेजर लैंड लेवलर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भारत के कुछ हिस्सों में तो काफी पॉपुलर है, काफी जो है प्रचलित है, लेकिन अभी भी भारत के कई हिस्से हैं जहाँ पे इन सारे यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है और जिसको बोलते हैं ना कि भगवान के भरोसे ही खेती की जाती है। इसी भ्रांति को तोड़ते हुए हमारा यही उद्देश्य है कि जो जानकारी आप साझा कर रहे हैं वो किसान भाई उसको अपनाएंगे और धान की खेती उपयुक्त रूप से करेंगे। जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोग यदि वॉच पार्टी आप लोग स्टार्ट करें तो और भी अन्य से ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा किसान जुड़ पाएंगे। 30 से ज्यादा लोग हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी जानकारी हम दे रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले
आशुतोष मिश्रा जी हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि PR13 धान की पैदावार अच्छी हो सके इसके लिए क्या करें। PR13 कोई वैरायटी है मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब? हाँ, ये फंट राइस है इसको। तो इनको जरा सा मार्गदर्शक कर दें कि मुख्य बिंदु कौन सी है। देखिए, इसमें मुख्य बिंदु जो मैंने शुरू से ही आप इस चर्चा में बात किया है, इसमें आपको प्रति वर्ग मीटर जो पौधों की संख्या है उसको 50 को मेंटेन करना होगा प्रति वर्ग मीटर। दूसरा, जो संस्तुत हमारा उर्वरकों की मात्रा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो 120 60 40 का है वो इसमें मेंटेन करना होगा। साथ में जिंक की मात्रा देनी होगी। और जो हमने बताया, जो विधि है आपकी, या धान की सीधी बुआई करें या धान की रोपाई करें, तो इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि हर तरीके से आपकी जो पौधों की संख्या है वो मेंटेन हो। और कोई इस तरह की धान में कोई दिक्कत नहीं है कि आप अच्छी पैदावार प्राप्त ना कर सकें। इन 2-3 चीजों पर अगर पोषक तत्व प्रबंधन है, समय से खरपतवार नियंत्रण है, पौधों की संख्या सही है, तो इस पे आप किसान भाई जो है अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छी वैरायटी है। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं आशुतोष मिश्रा जी, डॉक्टर साहब ने जिन बिंदुओं पे आपको ध्यान रखने के लिए कहा है उनका आप ध्यान रखेंगे तथा PR13 की हम कामना करते हैं आप ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेंगे। सौरभ शंकर दुबे जी हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश के एक किसान हैं, प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए। उनका आज भी ये सवाल है कि सीधी बोने वाली जो धान है, डायरेक्ट सीडेड राइस है, उसकी बीज दर, सीड रेट रखना कितना सही होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया डॉक्टर साहब, मार्गदर्शक करें जरा इसमें। हाँ, देखिए, धान की सीधी बुआई जब हम ड्रम मशीन से करते हैं, जीरो टिल मशीन के माध्यम से जब धान की बुआई करते हैं, तो किसान भाई देखिए, जो महीन धान है आपका वो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप रखें, और जो मोटा धान है वो 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसका बीज दर रखें। अब किसान भाई का दूसरा प्रश्न इसमें ये हो सकता है कि इसको किस तरीके से मशीन में हम मेंटेन करेंगे, क्योंकि जीरो टिल मशीन से जब आप बुआई करते हैं तो उसमें जो लीवर लगा होता है, जहाँ निशान बने रहते हैं, उससे आप मेंटेन करते हैं, लेकिन पर्याप्त संख्या में बीज कई बार होता है ज्यादा गिरते हैं, कई बार बीज जो है आपके कम गिरते हैं, तो किसान जो मशीन का अंशांकन है वो सही तरीके से नहीं कर पाता। इसके लिए मैं किसान भाइयों को एक सीधा सा फार्मूला बता देता हूँ। जब भी आप धान की सीधी बुआई जीरो टिल मशीन से करते हैं, तो इसमें आपको 2 चीज का ध्यान रखना है। एक तो बीज की जो दर है गिरने की, इसका जो आगे वाला चक्का होता है वो लगभग एक चक्कर में 1.25 मीटर की दूरी तय करता है, यानी कि 1.25 मीटर आगे मशीन चलती है। और ये मशीन जब आगे वाला चक्का चलता है तभी बीज को गिराती है। तो उस बीज गिरने की जो दर है आपकी, वो प्रति चक्कर, यानी कि आगे वाला एक पहिया अगर आप घुमाएं, उसकी परिधि को आप देखें, और उसमें जो बीज गिरेंगे पीछे मशीन से, वो हर एक नाली से आपके 25 से 30 बीज गिरने चाहिए, हर एक नाली से। जो भी आपका 9 टाइम की मशीन हो या 11 टाइम की मशीन हो, तो आप इस चीज को ये देख लें कि प्रति चक्कर आपके 25 से 30 बीज गिरने चाहिए हर एक नाली से। तो आपका जो बीज दर है वो पर्याप्त होगा आपकी एक अच्छी फसल के लिए। दूसरा आपको करना है बीज की गहराई गिरने की। जनरली जीरो टिल मशीन से हम लोग गेहूं की बुआई करते हैं, और गेहूं की बुआई हम 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करते हैं। जब हम इस मशीन से धान की बुआई करते हैं, तो किसान को इसकी गहराई को कम करना होता है, और कम करने के लिए आपको इसके जो पिछले पहिया होते हैं मशीन के, उनके पास 2 बोल्ट लगे होते हैं दोनों तरफ, पहिया के दोनों तरफ होते हैं। उस बोल्ट को आप ऊपर नीचे करेंगे तो आपके मशीन की गहराई कम ज्यादा होगी। और इसके लिए आपको क्या करना है कि आप समतल स्थान पर मशीन को खड़ी कर लें, और उसके नीचे जो है आप एक माचिस जो होती है, जनरली किसान के पास होती है, उस माचिस को आप उस पहिया के नीचे रखें, और ऊपर से मशीन का पहिया बोल्ट की सहायता से नीचे की तरफ लाते हुए आप उसको उस पर टिका दें। तो ये आपकी मशीन की गहराई जो है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर की गहराई होगी, जो आपके बीज की गहराई को निर्धारित करेगी। दोनों पहियाओं को बराबर से आप बोल्ट को नीचे उतारेंगे, एक पहिया ऊपर एक पहिया नीचे, ऐसा न होने दें, नहीं तो बीज गिरने में दिक्कत होगी। तो किसान भाई, बीज की मात्रा हमने बताया, कैसे उसको मशीन में सेट करेंगे ये भी आपको बताया। अगर आपका कोई और प्रश्न है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। जी सिद्धार्थ
जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं सौरभ शंकर दुबे जी, आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिला है। डॉक्टर साहब ने बड़े ही डिस्क्रिप्टिव वे में बीज दर के साथ साथ तकनीक भी बताई जिससे आप डायरेक्ट सीडेड राइस सीधी बुआई कर सकते हैं और उचित लाभ ले सकते हैं। सवाल तो उनका एक और भी है, तो मैं इस पे भी आऊंगा। नरेंद्र ध्वज सिंह जो है, आपको बहुत बहुत आभार दे रहे हैं। धन्यवाद नरेंद्र ध्वज सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोगों के अगले प्रश्नों में आने से पहले, क्योंकि सवालों की फहरिस्त तो लंबी होती जाएगी, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। अब मैं चाहता हूं आप हमारे किसान भाइयों को बताएं, क्योंकि धान की खेती में जो है समस्याएं तो आ ही रही हैं, जो धान लगाने की या बुआई की या ट्रांसप्लांटिंग की उन्नत तकनीकियां कौन कौन सी? हाँ, जैसे मैंने बताया कि धान लगाने की जो तकनीकियां हैं वो धान की सीधी बुआई जीरो टिल मशीन से करते हैं। दूसरा, धान की सीधी बुआई लेव लगे खेत में अंकुरित बीज ड्रम सीडर के माध्यम से हम इससे बुआई करते हैं। और तीसरा, हम मशीन से धान की रोपाई करते हैं। इसमें मैट टाइप नर्सरी जो है वो हम पहले तैयार करते हैं और फिर इस मशीन में उन मैट टाइप नर्सरी को रखते हैं। तो 2 से 3 पौधा ये जो मशीन है ये आपके खेत में लगा देती है और इससे बहुत ही अच्छी दूरी मेंटेन होती है, पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी। तो ये 3 तकनीकियां हम लोग इसको काफी देते हैं। चौथा जो पद्धति है SRI, उससे भी किसान भाई जो नवीनतम तकनीकियां हैं उससे किसान भाई धान की खेती को कर सकते हैं। अगर लागत आपको कम करनी है, कम पानी में और कम लागत में, इन तीनों ही विधियों को किसान भाई अपना करके और अच्छी खेती कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कौन कौन सी मुख्य तकनीकियां हैं, नवीनतम तकनीकियां हैं जिनको ध्यान में रख के किसान भाई यदि बुआई करें या रोपाई करें तो अधिक लाभ मिल सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। सौरभ शंकर दुबे जी ने आपको धन्यवाद दिया उनके सवाल का जवाब देने के लिए। धन्यवाद सौरभ शंकर दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, अब मैं ये चाहता हूँ आप बताएं कि धान की कौन कौन सी नवीनतम तकनीकियां हैं, सॉरी किस्में हैं, कौन कौन सी नवीनतम किस्में हैं, वैरायटियां हैं, क्योंकि वैरायटियां तो काफी हजारों लाखों की संख्या में डेवलप की गई है, परंतु क्षेत्र आधारित यदि मैं आपसे पूछूं कि जल भराव, सूखा, फिर ये बाढ़ प्रभावित और ऊसर भूमि, ये 5 जो मुख्य क्षेत्र हैं, जल भराव, सूखा, बाढ़ प्रभावित और ऊसर भूमि, इनमें कौन कौन सी नवीनतम वैरायटियां हैं, किस्में हैं, तो किसान भाई ध्यान रखें जो भी किसान भाई इन क्षेत्रों में है, ताकि उनको अच्छी से अच्छी उपज, पैदावार तथा आय मिल सके। जी डॉक्टर साहब। देखिए, एक क्षेत्र तो हमारा वो है जो वर्षा आधारित जहाँ धान की खेती होती है, इसमें कम पानी में और कम समय में तैयार होने वाली प्रजातियां किसान भाई को लगाना है, लगाते भी हैं किसान भाई। इनमें जो नवीनतम प्रजातियां हैं जो किसान भाई इस समय पॉपुलर हैं काफी, उसमें नरेंद्र धान 97 है, बारानी दीप है, शुष्क सम्राट है और सहभागी है। ये प्रजातियां ज्यादातर क्षेत्रों में प्रचलन में है। खास करके ये उन क्षेत्रों में प्रचलन में जहाँ पर धान काट करके किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं, क्योंकि ये वैरायटियां 90 से लेकर 110 से 112 दिन में सभी प्रजातियां तैयार हो जाती है। तो इसको किसान भाई सूखाग्रस्त क्षेत्रों में या जो बाढ़ग्रस्त, ये वर्षा आधारित क्षेत्र हैं, वहां पर इनकी खेती करनी चाहिए और इसमें आसानी से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक धान किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं अगर इसको लगाते हैं तो। दूसरा है जो हमारी मध्यम अवधि की प्रजातियां जो सिंचित क्षेत्रों में किसान भाई प्रयोग करते हैं, उसमें इस समय जो प्रजातियां चल रही हैं उसमें नरेंद्र धान 2065, नरेंद्र धान 2064, पंत आर, जिसको पंत रति आर 24 कहते हैं, उसको किसान भाई लगा सकते हैं। और एक हमारी पुरानी प्रजाति है सरजू 52, ये प्रजाति भी बहुत से क्षेत्रों में, बहुत से प्रदेशों में आज भी चल रही है। इन प्रजातियों की, ये मध्यम अवधि की प्रजातियां जो 130 से 35 दिन में तैयार हो जाती हैं और इनकी उत्पादन क्षमता 50 से लेकर के 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक किसान भाई इनको काट सकते हैं। दूसरा, जो देर से पकने वाली प्रजातियां हैं जो कमोबेश कुछ पानी को भी बर्दाश्त कर सकती हैं, वो प्रजातियां हैं सांबा मैसूरी, जिसको हम BPT 5204 भी कहते हैं, और दूसरी है स्वर्णा मैसूरी, जिसको हम MT 7029 भी कहते हैं। ये प्रजातियां ऐसी हैं कि अगर इन प्रजातियों में 20 से 30 सेंटीमीटर तक पानी भी रहता है कुछ दिन तक के लिए, तो ये उसमें जो है सर्वाइव कर जाती हैं और अच्छी पैदावार जो है देती हैं। तो ये मध्यम अवधि की है, लगभग ये देर से पकने वाली प्रजातियां हैं, ये 150 दिन तक जो है करीब लेती हैं। MT 7029 थोड़ा सा 160 दिन तक ले लेती है। तो इनकी पैदावार क्षमता 60 से
65 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ प्रभावित एरिया है, बाढ़ आती है और निकल जाती है, वहां के लिए जो प्रजाति है उसमें स्वर्णा सबवन और सांबा सबवन, ये प्रजातियां हैं किसान भाई इनको लगा सकते हैं, नई प्रजातियां हैं। और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए जहां पर बाढ़ आई और निकल गई 10 से 12 दिन तक अगर ये पानी में डूबी भी रहती है पूरी तरीके से, तब भी ये 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार दे जाती है। अगर बाढ़ नहीं भी आती है, नॉर्मल अगर आपका खेत रहता है, तो उसमें पैदावार इनकी 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रजातियां जो है इनमें सबवन जीन डाला गया है, जो स्वर्णा मैसूरी और सांबा मैसूरी है, सबवन जीन डाल करके ये प्रजातियां तैयार की गई है। वैज्ञानिकों द्वारा इसमें बहुत अच्छा काम किया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए उसको प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। दूसरा जो जल भराव वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत समय तक पानी रुकता है और वहाँ पर हमको पानी के हिसाब से जो है प्रजातियों का चुनाव करना पड़ता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लगभग 30 सेंटीमीटर तक पानी लगता है, वहाँ पर हमारी एक प्रजाति है जल लहरी, उसको किसान भाई खेती कर सकते हैं। और जहाँ 30 से 50 सेंटीमीटर पानी रहता है वहाँ पर जलप्रिया कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा जहाँ पानी रहता है 1 मीटर तक पानी रहता है, तो जल निधि जो वैरायटी है उसको किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों ही जलप्रिया और जल निधि की खासियत ये होती है कि जैसे उससे वाटर लेवल बढ़ता है, कुछ हद तक इनकी जो है हाइट भी बढ़ती जाती है। तो किसान भाई इनको भी लगा सकते हैं। और इनकी जो पैदावार, ये मोटे धान होते हैं, उनकी पैदावार क्षमता जो है 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक ऐसे क्षेत्रों में किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो है, जो उसरीली भूमि है जहाँ पर किसान भाई खेती करना चाहते हैं, उसमें नरेंद्र ऊसर धान 3, नरेंद्र ऊसर धान 2 और CSR 13 और भी CSR 34 है, ये वेराइटियाँ हैं जो आप उसरीले क्षेत्रों में धान की खेती कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐसी वैरायटियां हैं जो संकर, जो किसान भाई खेती करना चाहते हैं संकर धान की, उसमें जो अभी प्रमुख रूप से चल रही है, सारे भारत में चल रही है, प्रो एग्रो 6444 है। और PHB 71 पुरानी वैरायटी थी, लेकिन पैदावार उसकी बहुत अच्छी, थोड़ा हाइट ज़्यादा होती थी। PRS 10 ये सुगंधित में है, इसको किसान भाई खेती कर सकते हैं। और एक वैरायटी 2763 है, इसको भी किसान भाई जो है लगा सकते हैं। इसके अलावा जो सुगंधित में है, जो प्रजातियां हमारे यहाँ प्रयोग होती हैं, इसमें पहली जो प्रजाति है वो टाइप 3 पुरानी प्रजाति है, सीड इसका बहुत कम मिलता है लेकिन खाने में बहुत अच्छी थी। इसके अलावा बासमती 370 है, पूसा बासमती 1 है। और काला नमक, काला नमक एक धान है यहाँ जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जनपद इसका जन्म स्थान है। और इस समय ये पूरे भारत में बहुत तेजी के साथ प्रचलन में आ रहा है, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि काला नमक जो प्रजाति है, इसमें 2-3 वैरायटियां रिलीज हुई है। काला नमक 3 है, काला नमक धोना है 101 करके, 102 है, और एक काला नमक किरण करके प्रजाति अभी निकली है। तो ये प्रजातियां ऐसी है कि खाने में बहुत अच्छी हैं और इसमें प्रोटीन की मात्रा और धान जो वैरायटियां जो कल्टीवेटेड धान है उनसे ज्यादा है। साथ में जिंक और आयरन की मात्रा भी काला नमक में बहुत अच्छी है। खाने में तो बहुत ही बेजोड़ है, बहुत स्वादिष्ट है। तो किसान भाई जहां आपके पास निचला खेत है वहां पर इस काला नमक धान की किसान भाइयों को खेती करनी चाहिए। और इसके अलावा पूसा 1121 है, पूसा 1509 है, पूसा 1612 है और पूसा 1637, ये सुगंधित प्रजातियां हैं। किसान भाइयों को इनकी जो है खेती करके अच्छा लाभ लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि पूसा जो 1509 है ये कम दिन में तैयार हो जाती है और अच्छी इसकी क्षमता भी है। जो किसान भाई आगे सब्जी लगाना चाहते हैं वो भी इस प्रजाति को लेकर के और खेती कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी डॉक्टर साहब, आपने बड़े विविध तरीके से बताया कि क्षेत्रों के अनुसार जिन जिन क्षेत्रों में जो जो परेशानियां आती हैं उसके अनुसार कौन कौन सी नवीनतम किस्में हैं जो किसान भाई लेके अपनी धान की पैदावार अच्छी कर सकते हैं। इसी बीच डॉक्टर नीतीश पांडे हैं, सत्य प्रकाश सिंह हैं, मोनालिसा जी हैं, आनंद जी हैं, सब लोगों ने अपना धन्यवाद एवं अभिवादन दिया है। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले सत्य प्रकाश सिंह जी का एक सवाल है जो मैं चाहता हूँ वो कई किसान भाइयों के बिहाफ में आपसे पूछ रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि पूर्वांचल में खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान में हल्दिया रोग बहुत लगता है, क्या इसके उपचार के लिए किसान भाई क्या करें, इस
इसमें मार्गदर्शन करें। जी डॉक्टर। देखिए, अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी धान की प्रजाति में ये रोग देखने को मिला, लेकिन ये हाइब्रिड जो धान थे अपेक्षाकृत उनमें ज्यादा था। जो हमारी ओपी वैरायटी थी उनमें ये रोग कम था। और इसमें जैसे किसान भाई सभी हल्दिया रोग को जानते हैं, ये कुछ क्षेत्रों में दूसरे नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसमें दानों के स्थान पर पीला पीला चूर्ण भर जाता है, स्पोर्स होते हैं, वो भर जाते हैं, दाना नहीं भर पाता, किसान को नुकसान होता है। और विगत वर्ष इससे हमारे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है इसमें बहुत ही नुकसान हुआ है। तो इसका जो निदान है, एक तो किसान भाई को ये देखना चाहिए कि बीज जो है वो ऐसे खेतों से ना लें जहाँ पिछले वर्ष इस रोग का प्रकोप हुआ हो, क्योंकि ये बीज जनित रोग है और बड़ी तेजी से फैलता है। तो इसको किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा चीज ये है कि आप बीज को बोने से पहले बीज को शोधित करें, और शोधित करने के लिए आपको दो तरीके अपनाने चाहिए। पहले तो आप अपने बीज को शुद्धता को करें। शुद्धता कैसे करेंगे? एक, पहले तो आप बीज आपका कितना बीज आपका ठीक है और कितना बीज आपका जो है खराब है, उसको देखने के लिए आप 10% नमक का घोल बना लें और उसमें बीज को डुबोएं। जो बीज नीचे बैठ जाता है उसी को केवल रख के ऊपर तैरने वाले बीज को आप जो है बाहर निकाल दें, और फिर बीज नमक के घोल में से निकाल के 4 से 5 बार शुद्ध पानी में धुल करके आप जो है इसका प्रयोग करें, या नर्सरी डालने के लिए आप इसको तैयार करें। नर्सरी डालने से पहले ऐसे क्षेत्रों में जहाँ इस रोग का प्रकोप होता है, इस बीज को आप जो है शोधित करें। और शोधित करने के लिए आपको ये करना है कि बीज को जब भिगा करके आप जैसे रात में भिगा सकते हैं, भिगा करके जब आप बीज को निकालते हैं, तो निकालने के बाद आप उसमें से जब पानी निकल जाता है, प्रति किलोग्राम बीज जो है 2 ग्राम बाविस्टीन आप लेकर के उसको जैसे मान लो 25 किलोग्राम बीज है तो 2 ग्राम बीज के हिसाब से आपका 50 ग्राम बाविस्टीन हो गया। इसको 8 से 10 लीटर पानी में घोल लें और उसको बीज के ऊपर गिरा करके अच्छी तरीके से हाथ से उसको मिला दीजिए, और मिलाने के बाद आप इसको जो है फिर ढक दीजिए, जिससे आप जो है नर्सरी तैयार करें। तो ये बीज शोधन आपका इसमें हो जाएगा। तो इससे बीज के जो लगने की संभावना है रोग से, वो कम हो जाएगी। दूसरा, आप जब आपकी फसल में बाली निकलने वाली होती है उस समय आप जो है इससे प्रोपेकोनोजोल एक दवाई आती है जो विभिन्न नामों से बाजार में मिलती है, लेकिन उसका जो टेक्निकल होता है वो प्रोपेकोनोजोल होता है। इस दवाई का जो आप छिड़काव करें, 1 से 2 छिड़काव अगर आप इसका करते हैं तो काफी हद तक आप इस रोग से निजात पा सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं सत्यप्रकाश सिंह जी, डॉक्टर साहब ने बड़े विविध रूप से बताया कि कौन कौन सी मुख्य बिंदुओं पे ध्यान रखना पड़ेगा ताकि किसान भाई को जो हल्दिया रोग है इससे निजात पा सके। और एक बड़ा ही सरल IT के टेक्निक आपने बताई जो किसान भाई हर फसल को लेने से पहले कर सकते हैं कि पानी के घोल में थोड़ा सा नमक मिला के देख लें कि कौन सा बीज जो है वाइबल है, अच्छा स्वस्थ है, जो नीचे बैठेगा वो स्वस्थ है, जो ऊपर चलाएगा वो खराब बीज है उन्हें फेंक दें।